मुंबई में रहती है, इंग्लिश नहीं सीखेगी तो तू लोगों से कम्युनिकेशन कैसे कर पाएगी, बात कैसे कर पाएगी, तू साड़ी में जाती है। मेरे को चीज़ बुरी लगती थी कि यार मतलब कपड़ा इम्पोर्टेंट है या लैंग्वेज इम्पोर्टेंट है, आपका टैलेंट या आपका हुनर इम्पोर्टेंट नहीं हो रहा। And what is the motive of this foundation? जैसे गांव और शहर को एक जैसा खड़े करना, मतलब गांव के लोगों में भी टैलेंट है, ये मुझे दिखाना है। गांव के लोग सिर्फ देहाती नहीं होते, गांव के लोग सिर्फ वो चूल्हा चूल्हे पे खाना नहीं बना सकते, गांव के आदमी से वो खेती बाड़ी नहीं कर सकते या एरे तुरे करके नहीं। उनमें भी तरीका है, सलीका है, टैलेंट है, उनमें भी आर्ट है, उनमें भी कुछ करने का जज्बा है, हौसला है। सो बस वही मकसद था कि मुझे वो करना था। हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस के लिए भी काम करते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस में सिर्फ मेल या फीमेल नहीं, दोनों के लिए ही हम लेते हैं। मेरे पास मेल्स के भी ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे महिलाएं पुरुषों को परेशान करती है। गवर्नमेंट के सर्वे देखने जाएंगे ना तो आपको मेल के भी डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत केसेस मिलेंगे, जो ऑफिस में भी उनको वायलेंट किया जाता है, वर्किंग प्लेस में किया जाता है, घर में भी किया जाता है। वो सोच को पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि हमारे पास राइटिंग एक्सपर्ट भी हैं जो राइटिंग के थ्रू भी ये पता कर लेते हैं कि सामने वाले के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है। अगर लड़का लड़की को छेड़ रहा है, हद से ज़्यादा छेड़ रहा है और बदतमीजी पे उतर रहा है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर कड़े एक्शन हमको लेने हैं। बात करना चाहूँगी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में, क्योंकि आजकल बहुत ट्रेंड है। राइट। फिजिकल आप किसी के साथ भी हो सकते हैं, बट इमोशनल आप हर किसी के साथ नहीं हो सकते। आपके माइंड को, आपके दिल को पीस चाहिए, शांति चाहिए, सुकून चाहिए, वो हर किसी से तो आपको मिलेगा नहीं। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ी कि यू नो ही फुलफिल्स यू इन एवरी वे, सो यू डोंट हैव टू गो आउटसाइड। मैं राधा कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त हूँ। इसलिए मैं कृष्ण जी और राधा जी को बहुत मानती हूँ। उनकी शादी नहीं हुई थी, पर उनके प्रेम को आज भी पूजा जाता है। आज भी उनके प्यार के, उनके प्रेम के एग्जाम्पल दिए जाते हैं। लोगों को अगर मुंह बंद कराना है ना, तो उनको बैकफायर मत करो, उनसे लड़ाई मत करो, झगड़ा मत करो, अपने काम से मुंह बंद कराओ। बस काम करते जाओ, लोगों के मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। बट ये बहुत फनी है कि जब आप निकलते हो काम करने के लिए तो आप इतना कुछ सुनते हो, फिर बाद में जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो आपको ये इतना कॉम्प्लीमेंट करते हैं। वो तो है, कामयाबी जब मिलने लगती तो लोग तो फिर पीछे पीछे आपके आएंगे ना, नहीं तो क्यों कोई पूछेगा। तब तो गालियां ही देना है, सबको ये लगेगा ना यार क्या करेगी, कुछ नहीं कर सकती। वैसा खुद इवेंट मैनेजमेंट में हो तो हाउ डू यू हैंडल जेलसी, और किसकी तरफ से ज़्यादा आपको जेलसी? फीमेल्स। अच्छा, एक फीमेल ही फीमेल की सबसे बड़ी दुश्मन होगी, क्योंकि हमें कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा जेलसी फैक्टर क्रिएट करते हैं। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पल इम्तिहान होता है। डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। Hello viewers, welcome to our Rapt Pulse podcast. I am your host Mubin, and our distinguished guest on our show is a renowned actress, theatre and television, and she has paved her way into the world of event organization. She is also the founder of Be Bold Women's Foundation. And welcome on our show, Amrita Mishra ma'am. थैंक यू। तो मैम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर शो। मोस्ट वेलकम डियर। सो अमृता मैम, लेट्स स्टार्ट। शुरू में ही मैं आपको ये पूछना चाहूँगी, बी बोल्ड, तो व्हाई हैव यू चोजन दिस बी बोल्ड वुमेन्स फाउंडेशन? लोगों का मतलब होता है बी बोल्ड वुमन से मतलब आपके कपड़े वपड़े, राइट। बट मेरा मानना है कि इंसान को बोल्डनेस उसके विचारों से होना चाहिए, उनके अंदर की सोल से होना चाहिए। इसीलिए मैंने ये नाम सिलेक्ट किया था, बी बोल्ड वुमन फाउंडेशन। कि आप कपड़ों से नहीं, अपने विचारों से लोगों को अपनी बोल्डनेस दिखाओ। ओके, एंड व्हाट इंस्पायर्ड यू इस फाउंडेशन को बनाने के लिए? मैं खुद हूँ, बिकॉज मैं बहुत छोटी सी जगह से आई थी, आदिवासी क्षेत्र से, झाबुआ मध्य प्रदेश, जो कि एक बिल्कुल टिपिकल आदिवासी क्षेत्र है। सो जब मैं यहाँ आई तो मैंने अपना करियर स्टार्ट करने की कोशिश करी, तो मुझे मेरी लैंग्वेज पे से रोका टोका गया, मेरे पहनावे पे से रोका टोका गया। टोकने वाले और कोई नहीं, मेरे दोस्त ही थे जो ये बोलते थे, अमृता तुझे अगर आगे बढ़ना है तो तुझे इंग्लिश आनी चाहिए। मुंबई में रहती है, इंग्लिश नहीं सीखेगी तो तू लोगों से कम्युनिकेशन कैसे कर पाएगी, बात कैसे कर पाएगी, तू साड़ी में जाती है, तू सूट में जाती है। बिकॉज मैं एज ए डांसर कोरियोग्राफर अपना करियर शुरू कर रही थी, तो मेरे को चीज़ बुरी लगती थी कि यार मतलब कपड़ा इम्पोर्टेंट है या लैंग्वेज इम्पोर्टेंट है, आपका टैलेंट या आपका हुनर इम्पोर्टेंट नहीं हो रहे। तो बस
वही चीज़ थी कि मैं अपने जैसे और लोगों को जोड़ूंगी और खुद का एक ऑर्गेनाइजेशन बनाऊंगी, एक जगह, एक प्लेटफॉर्म बनाऊंगी जहाँ पे लोगों के अंदर टैलेंट होगा। उस टैलेंट को मैं आगे लाऊंगी, ना कि उनके कपड़े और लैंग्वेज को। सो बस वहीं से मैंने फेसबुक पे एक छोटा सा ग्रुप क्रिएट किया, बी बोल वुमन फाउंडेशन से, और लकीली देखते देखते वो बहुत आगे बढ़ते चला गया, जहाँ पे मेरे जैसी गांव की और शहर की औरतों को, क्योंकि मेरा मोटिव भी वही था, गांव और शहर को एक जैसा, एक समान लाके खड़ा करना। ओके, गांव की भी लेडीज को आप आगे बढ़ाओ ऐसे। यस, क्योंकि मैं खुद गांव से हूँ ना। हम्म। मतलब मैं तो शादी करके नागपुर आई, नागपुर से फिर 2010 में मैं बॉम्बे आई अपने हस्बैंड के साथ। यहाँ आके फिर मैंने अपना 1-1.5 साल बाद करियर शुरू करने की कोशिश की। बस वही गांव की होने की वजह से, भाषा की वजह से बहुत मजाक बना। दूध वाली, देहाती, बहन जी, ये सुनने को मिला। मोस्टली जब दूध वाली बोला जाता था तो बहुत बुरा लगता था कि मतलब क्या है ये, मतलब जुबान इम्पोर्टेंट है, व्यवहार इम्पोर्टेंट नहीं, टैलेंट इम्पोर्टेंट नहीं है आपका। साड़ी पहनती तो क्या हुआ, साड़ी तो हमारा इंडियन कल्चर है, सूट हमारा इंडियन कल्चर है, तो क्या उसी से आगे बढ़ जा सकता है, आपके टैलेंट से नहीं। काम करती थी, काम का अप्रिशिएशन कभी किसी ने नहीं दिया। मैं डांस सिखाती थी, वेडिंग की कोरियोग्राफी करती थी, कभी उसकी तारीफ नहीं करी, मजाक ही बना के रखा दिया हमेशा दोस्तों ने, ये स्पेशली दोस्तों ने। बहुत अच्छी बात है मैम कि आपने इस मजाक को जो आपकी तरफ डायरेक्टेड था उसको आपने अपना इंस्पिरेशन बनाया Yes. और आपने इतना अच्छा बढ़िया काम करा। सो यू हैव टू लाइक अगर कोई नेगेटिव चीज भी आपके पास आती है तो आप उसको ट्रांसफॉर्म किया। हाँ, yes. एंड क्यों यू जरूरी था, ट्रांजेक्शन ही लाइफ में आपको आगे ग्रो दे सकता है ना, यस, इसीलिए। तो बहुत अच्छे से आपने उसको चेंज किया और उसी चीज से इंस्पायर होकर आपने ये फाउंडेशन बनाया, राइट? राइट। ओके। मोस्टली मेरे इसमें आपको अधिकतर छोटी जगहों की फीमेल्स ज़्यादा मिलेंगी, नॉट ओनली फीमेल्स, मेल्स भी मिलेंगे आपको, क्योंकि अगर आप मेरे नाम पे गौर करोगे, बी बोल वुमन फाउंडेशन, तो जो वुमन की स्पेलिंग है उसमें ए नहीं है, ई है। तो स्पेलिंग में WOMEN, मैन के इसमें भी क्या आता है, MEN। सो बी बोल वुमन फाउंडेशन जो मेल और फीमेल दोनों को सपोर्ट करता है, चाहे वो दुनिया के या इंडिया के किसी भी कोने से आते हो, गाँव से हो, शहर से हो, कहीं से। एक्सीलेंट, तो ये महिलाओं के लिए भी है और पुरुषों के लिए भी है। भी है। दैट्स एक्सीलेंट। यस। ओके, एंड व्हाट इज द मोटिव ऑफ दिस फाउंडेशन? मोटिव था, एक तो मैंने आपको बोला जैसे गांव और शहर को एक जैसा खड़े करना, मतलब गांव के लोगों में भी टैलेंट है, ये मुझे दिखाना है। गांव के लोग सिर्फ देहाती नहीं होते, गांव के लोग सिर्फ वो चूका चूल्हे पे खाना नहीं बना सकते, गांव के आदमी सिर्फ वो खेती बाड़ी नहीं कर सकते या एरे तुरे करके नहीं, उनमें भी तरीका है, सलीका है, टैलेंट है, उनमें भी आर्ट है, उनमें भी कुछ करने का जज्बा है, हौसला है। सो बस वही मकसद था कि मुझे वो करना था, तो मैंने शुरू किया, क्योंकि उसके जरिए मुझे बहुत सारी चीज़ें करनी है। मेरा एक बहुत बड़ा ड्रीम है, एक घर बनाना है जहाँ पे मुझे उन सारे बेसहाराओं को सहारा देना है, ओके। वो सारे टैलेंट को लेके खड़ा करना है, चाहे वो मतलब कितने भी टिपिकल गांव अंदर एकदम बोलते ना एकदम गांव है, वहाँ पे भी टैलेंट है, वहाँ के टैलेंट को भी बाहर लाना है। दैट इज योर विजन फॉर द फ्यूचर। यस। ओके। तो कहीं ना कहीं उसकी छोटी छोटी शुरुआत करी हूँ मैंने 6-7 साल से, 7 साल होने आ रहे मेरे फाउंडेशंस को। ओके। सो वो चीज़ करना है मुझे बस, कि गांव के लोगों को भी दिखाना नहीं, गांव के लोग हैं बट हम में भी कुछ है करने का, हम में भी बहुत टैलेंट है। अगर आज की तारीख में हम यूट्यूबर्स देखें तो जो फीमेल्स है जो खाने का बना रही, वो कहाँ की है, यूपी, बिहार, झारखंड। आज देखो उनके लाखों व्यूज़ हैं, फॉलोअर्स हैं, वो कमा रही हैं किससे, वही चूल्हे पे खाना बना के ना, वही उनकी देसी रेसिपी से, वही साड़ी पहन के। अगर गांव के पुरुषों की बात करें तो वो वही कुर्ता पजामा पहन के खेती बाड़ी से आज अपना लाखों के फॉलोअर्स बनाए हैं, क्योंकि क्यों किसान हैं, खेतियों का नॉलेज दे रहे, प्लांट्स का नॉलेज दे रहे। आर्ट्स आता है, हमारी वर्ली आर्ट्स, हमारा जो बहुत सारे जो टिपिकल देहाती आर्ट्स है वो कहाँ से हैं, गाँव से ही है। यस। जिसको शहर के लोग अपना नाम देके अपना ब्रांड बना के आज सेल आउट करते हैं, बट वो निकला तो गाँव से है ना। या। तो बस वही एक है, करना है कुछ। और 7 साल से आपका ये एनजीओ चल रहा है हाँ। and बहुत हाँ, बहुत अच्छा कर रहे हो आप लोग। यस। मतलब अभी 24 मार्च को पूरा 7 years कंप्लीट हो जाएंगे। ओके। आप कुछ स्टोरी शेयर करना चाहेंगे ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड। ऑर्गेनाइजेशन? यस।
देखिए बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन मेरा गांव और शहर टैलेंट को तो लाने का साथ हम लोग डोमेस्टिक वायलेंस के लिए भी काम करते हैं। डोमेस्टिक वायलेंस में सिर्फ मेल या फीमेल नहीं, दोनों के लिए ही हम लेते हैं। मेरे पास मेल्स के भी ऐसे केसेस आते हैं जहाँ पे महिलाएं पुरुषों को परेशान करती है। मेरे पास एक केस आया था, एक सर है, वो एक प्रोडक्शन हाउस में ऐसे काम करते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे एक आर्टिस्ट थी, उन्होंने उसने रखा काम पे, ठीक है। वो सबके साथ इक्वल थे वो सर, बट वो बंदी का बिहेवियर सबके साथ इतना ज़्यादा वो होने लगा था कि उसको काम से निकाल दिया। बोल के निकाला, तरीके से उसकी सैलरी जो थी वो उसको सब दे के निकाला। उसके बावजूद भी वो साइको है, आई डोंट नो क्या है वो लड़की, वो इस कदर उनके पीछे पड़ गई कि उनके सेट पे पहुंच जाना, उनको मैसेज करना, वीडियोस भेजना, मतलब उनको मेंटली हरेस करना उसने शुरू कर दिया, लिटरली हरेस करना शुरू कर दिया। उनके घर के पास में घर ले लिया जाके, उनकी तस्वीर दिखा के उनकी सोसाइटी में उनके बारे में पूछना, उनकी वाइफ को मेंटली हरेस करना। लिटरली ऐसा हो गया था कि उनकी वाइफ अपने बच्चों को लेकर के डरने लग गई थी, क्योंकि आने जाने का रास्ता वही है, कभी भी कुछ भी कर दे। फिर उन्हें हमारे पास शिकायत करी, क्योंकि हमारे पास जब शिकायत आती है तो हम राइटिंग में लेते हैं, बिकॉज हमको राइटिंग इंपॉर्टेंट है कि आप हमें लिख के दीजिए। तो जब हमारे पास उसका केस आया तो हम लोगों ने उसको पूरा पढ़ना शुरू किया, उसके दिमाग को, लड़की के दिमाग को जानने की कोशिश की कि उसके दिमाग में चल क्या रहा है, वो क्यों कर रही है ऐसा। या तो वो साइको है या वो फिर कोई फ्रॉड है, उसके दिमाग में कुछ प्लानिंग चल रही है। फिर हमने उस पर काम करना शुरू किया, क्योंकि मेरे ऑर्गेनाइजेशन में वकील भी है, साइकोलॉजिक डॉक्टर भी हैं, क्योंकि उसके दिमाग को पढ़ने के लिए मुझे डॉक्टर चाहिए। तो हमने डॉक्टर को उसका पूरा केस दिया, डॉक्टर ने रन थ्रू किया। तो डॉक्टर ने एक ही चीज़ बोली कि वो ज़िद्दी है, ना वो फ्रॉड है ना वो साइको, बस जिद है उसको, उसको जो चीज़ चाहिए मतलब चाहिए। उसको जॉब से निकाल दिया तो उसको बस चाहिए जॉब चाहिए था, पर उसने क्या रास्ता सुना कि मैं अगर डायरेक्टर के साथ में फ्लर्टिंग करूंगी या अफेयर का किस्सा शुरू करूंगी तो मेरे को वो काम पे रख लेगा, क्योंकि इंडस्ट्री का नाम वैसे ही बदनाम हो जाता है। तो उसने वो चीज़ शुरू करी। तो हमने उसके दिमाग को धीरे धीरे पढ़ना शुरू किया और फिर उसके हिसाब से उसको हमने बात करना पोलाइटली शुरू किया। तो अभी जा कर के वो लड़की ने उनको फ़ोन करना, पीछा करना, परेशान करना बंद किया है। तो ऐसे बहुत से केस आते हैं जहाँ मेल भी हरेस होते हैं। हाँ, ये बहुत अजीब बात है क्योंकि हमने सुना है कि डोमेस्टिक वायलेंस में यूजुअली महिलाएं ज़्यादा होती है, बट आप बोल रहे हो कि मेल्स को भी ऐसे। अगर आज की तारीख में हम गवर्नमेंट के सर्वे देखने जाएंगे ना, तो आपको मेल के भी डोमेस्टिक वायलेंस के बहुत केसेस मिलेंगे, जो ऑफिस में भी उनको वायलेंट किया जाता है, वर्किंग प्लेस में किया जाता है, घर में भी किया जाता है। ओके। एक ऐसी एक पहचान के परिचित है, उनकी वाइफ लिटरली उनको घर में हरेस करती है, उसका बाहर एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर चल रहा है, बट टॉर्चर वो हस्बैंड को करती है। हस्बैंड ने सारी चीज़ें भूल कर माफ़ करके उसको अपनाया, उसके बावजूद भी उनको हाथ उठाती है, उनकी पूरी सैलरी छीन लेती है, बच्चों पे ध्यान नहीं देती है, और बाहर जाके ऐसे दिखाते जैसे वो हरेस कर रही हो। तो ऐसे केसेस भी हमारे पास आते हैं। ओ, तो आप ये भी सॉल्व करते हैं। हाँ, बट ये बहुत अच्छा है कि ये पर्टिकुलर केस में आपने विद द हेल्प ऑफ डॉक्टर्स Yes. इसका सॉल्व हो गया। राइट। कभी कभी आपको लीगल एक्शन भी लेना। लीगल एक्शन भी लेना पड़ता है। ओके, देन यू हैव योर सेट ऑफ लॉयर्स एज वेल। यस, वकील भी है, पुलिस वालों से भी हमको टाई अप रख के रखना पड़ता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि अगर हम नहीं पहुंच पाए तो हमें पुलिस को वहाँ, महिला पुलिस को या मेल पुलिस को वहाँ पे पहुँचाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कई बार ऐसे वायलेंट केसेस आ जाते हैं, तो हर जगह हम भी नहीं जा पाते हैं। Yes. वैसा तो काफ़ी केसेस आते होंगे ना हाँ, आपके लिए भी। बहुत सारे आते रहते हैं, अलग अलग तरीके। कई बार तो मोहल्ले में लड़का लड़की जब एक दूसरे को लड़का लड़की को छेड़ रहा है, तरीके से समझाने के बावजूद भी वो नहीं होता है, तो पुलिस तक बात जाती है। वैसे केसेस भी हमारे पास आते हैं कि वो केसेस भी सॉर्ट आउट करो, अच्छा। क्योंकि ऐसा ना हो कि किसी का लाइफ खराब हो जाए। अगर लड़के के अगेंस्ट, अगर लड़का लड़की को छेड़ रहा है, हद से ज़्यादा छेड़ रहा है और बदतमीजी पे उतर रहा है, तो डेफिनेटली उसके ऊपर कड़े एक्शंस हमको लेने हैं। बट हमको ये भी ध्यान रखना कि उसका भविष्य आगे का क्या है। या अच्छा, दोनों तरफ सोचना है आपको। दोनों तरफ सोचना है, ओके। क्योंकि वो कम एज में है, राइट, तो उसका भविष्य पूरा खराब हो जाएगा। बट पुलिस का सहारा भी हमको लेना पड़ता है कि कई बार वो लोग नहीं सुनते हैं। और आप एक और एंगल कर रहे हो, आप उनकी मानसिक स्थिति को भी Yes, समझ रहे हो right. कि व्हाट आर दे गोइंग थ्रू Yes, साइकोलॉजिकली, कि right. वो अगर वायलेंस कर रहा है या ऐसे स्टॉक कर रहा है जैसे वो लड़की भी कर हाँ. रही थी, तो व्हाई इज शी डूइंग दैट। राइट, वो सोच को पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि हमारे पास राइटिंग एक्सपर्ट भी हैं जो राइटिंग के थ्रू भी ये पता कर लेते हैं कि सामने वाले के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, क्योंकि आपकी जो हेड राइटिंग है ना, ये आपके चरित्र को बहुत अच्छे से बता देती है। जैसे आपका चेहरा तो, आपकी आंखें तो बोलती है, बट आपकी हेड राइटिंग भी आपकी ज़िंदगी के बारे में बता देती है। ओके। तो ऐसे केसेस में हम कभी कभी हेड राइटिंग वालों को भी शामिल करते हैं।
कि वो उनके लिखे हुए शब्दों को पढ़े और समझे। तो आपके पास एक प्रॉपर पूरी टीम टीम है है। जो सब वर्क यस, करके राइट। फिर केसेस सॉल्व यस, करते क्योंकि हैं। मेरे जो फेसबुक मेरा बी बलून फाउंडेशन का ग्रुप है, उसमें हम्म। ऑल ओवर इंडिया से 5,500 के ऊपर महिलाएं जुड़ी हुई हैं। ओह, और व्हाट्सएप पे कम से कम 2 से 2,500 मेल फीमेल मेरे साथ जुड़े हुए जो अलग अलग फील्ड्स में काम करते हैं, ओके वैसा। और मेरी खुद की टीम 10 से 15 लोगों की बॉम्बे में है। ओके। तो मैम, क्योंकि आपका ये एनजीओ इतना पुराना है और आप काफ़ी केसेस से डील करती हैं और आपको मतलब आपको पता है कि सोसाइटी में आजकल क्या क्या चल रहा है। हाँ, तो जैसे आपने डोमेस्टिक वायलेंस की बात की, तो मैं अब बात करना चाहूँगी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स के बारे में, क्योंकि आजकल बहुत बहुत ट्रेंड ज़्यादा, है। राइट। तो आप कुछ रोशनी इस पर डालिए कि व्हाई डज दिस हैपन एंड इज इट वेरी बिकम कॉमन नाउ? देखिए, आज का अगर ट्रेंडिंग के हिसाब से चलूँ तो लोगों ने मजाक मस्ती के चक्कर में अफेयर शुरू कर दिया, राइट। बट मैंने जब इसके ऊपर सोचना और इसके बारे में जानना शुरू किया ना, तो मुझे इतना समझ में आया कि जब हस्बैंड वाइफ के बीच में ट्रस्ट फैक्टर खत्म हो जाता है, विश्वास खत्म हो जाता है, राइट। और दूसरी चीज़, आप जिस फील्ड में काम करते हो, दोनों में से एक पार्टनर आपकी फील्ड को समझ के नहीं लेगा, तो आपके बीच में झगड़े होंगे। झगड़े होंगे तो दोनों के बीच के अंदर डिस्टेंस आएंगे, आपके विश्वास खत्म होगा, आपका प्यार खत्म होगा। तो एज ए इंसान आपका भी दिल करता ना कि आपसे कोई प्यार करे, आपको कोई समझे, आपको कोई सुने। तो फिर इंसान क्या करेगा? जब घर में नहीं मिलेगा तो बाहर जो भी उसकी फ्रेंड होगी, मेल या फीमेल जो भी होंगे, जिससे आपको एक लगाव, एक अटैचमेंट होते जाएगा। तो धीरे धीरे आपका उसके साथ एक कनेक्शन बनना ज़रूरी है, वो प्यार में बदलना ज़रूरी है। तो फिजिकल नीड ही कभी ज़रूरी नहीं होती, इमोशनल नीड भी बहुत ज़रूरी है। फिजिकल आप किसी के साथ भी हो सकते हो, बट इमोशनल आप हर किसी के साथ नहीं हो सकते हो। आपके माइंड को, आपके दिल को पीस चाहिए, शांति चाहिए, सुकून चाहिए। वो हर किसी से तो आपको मिलेगा नहीं। ओके, और जब आपको घर में नहीं मिल रहा है तो कहाँ बाहर ना आप कहाँ तो जाओगे। ढूंढ। ओके। बट आज की तारीख में लोगों ने एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर को तो ऐसा हवा बना दिया है, जिसको देखो उसको अफेयर करना है। करते हैं, बट बहुत सारे उसके पीछे आप लॉजिक डालो, आप सोचो क्यों इंसान बाहर गया है। आप मजाक बना रहे हो, उसको बदनाम कर रहे हो, उसका नाम खराब कर रहे हो, क्यों? अरे उसके अंदर क्या चल रहा है ये तो जानो पहले। सो जब मैंने इन चीज़ों पे सोचना शुरू किया तो पहले मैं भी खिलाफ थी, मेरे को भी गलत लगता था। बट मेरे आसपास जब मैंने सर्कल देखा, चीज़ें देखी, अपनी फ्रेंड्स को देखे, तो मुझे समझ में आया नहीं यार, मर जाने से तो अच्छा है कि किसी का सहारा ले लो, किसी का साथ ढूंढ लो। क्योंकि लाइफ एक बार मिली है, मर जाओगे खत्म हो जाएगी। सामने वाले को तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 दिन 4 दिन रोएगा, फिर वो अपने घर, आपकी लाइफ तो गई। तो बेटर है, अगर आपको किसी से प्यार मिल रहा है, सुकून मिल रहा है, आपको लग रहा है कि वो आपका हाथ पकड़ के आपके साथ चलेगा, आपको संभाल सकता है, तो आप बिल्कुल करो। मैं राधा कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त हूँ, इसलिए मैं कृष्ण जी और राधा जी को बहुत मानती हूँ। उनकी शादी नहीं हुई थी, पर उनके प्रेम को आज भी पूजा जाता है। आज भी उनके प्यार के, उनके प्रेम के एग्जाम्पल दिए जाते हैं। उनके उसमें कोई कुछ ऐसा गलत नहीं था, पर उन दोनों के अंदर एक दूसरे के प्रति विश्वास था, भरोसा था। वो भरोसा उनके प्रेम का एग्जाम्पल बना कि आज पूरी दुनिया उनको याद करती। सिर्फ इंडिया नहीं, बाहर के विदेश के लोग भी आज राधा कृष्ण करते हैं। सो मुझे नहीं लगता कि अगर आप एक्स्ट्रा मैरिज अफेयर कर रहे हो तो उसमें कुछ गलत है। हाँ, बट इतना ज़रूर बोलूँगी कि आपकी वजह से आपके पीछे के लोगों की लाइफ नहीं खराब होनी चाहिए। आप अपनी ज़िंदगी का सुकून और शांति ढूंढ रहे हो, ठीक है, बट आपकी वजह से किसी और की लाइफ, अपना घर परिवार या सामने वाले का घर परिवार नहीं खराब होना चाहिए। आपको लग रहा है कि आपके उस कनेक्शन से घर परिवार खराब हो रहा है, तो प्लीज़ वहीं स्टॉप हो जाइए। ओके। तो और कहीं ना अपने कहीं मन, मैं ये देख रही हूँ कि आप काइंड ऑफ आप समझ पा रहे हो कि एक्स्ट्रा मैरिटल करते हैं तो उसके पीछे रीजंस क्या है? रीजंस क्या है, और आपको एक काइंड ऑफ एम्पैथी है उस हाँ, चीज़ के लिए, राइट। क्योंकि मेरे खुद के फ्रेंड सर्कल्स में मैंने देखी हैं वो चीज़ें। सो जब उनकी कंडीशंस देखी हैं, उनको सोचा है, उनको देखा है कि यार डिप्रेशंस में जाते हैं लोग, एंजाइटी में चले जाते हैं, फिर वो मेडिसिन का सहारा लेते हैं, या गलत चीज़ें, नशा करना। तो अल्कोहल वगैरह से तो बेटर है ना। हाँ, कि किसी और इंसान का अगर सहारा मिल रहा है तो ले लो। राइट। बट बस ये ध्यान रखो कि आप दोनों की वजह से बाकियों की लाइफ ना खराब हो, ओके। वो चीज़ का बस ध्यान रखना ज़रूरी है। बाकी मुझे नहीं लगता कि कुछ गलत है किसी से प्यार करना या प्रेम करना।
तो मैम क्या आपने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर किया? मेरे को ज़रूरत अभी तक पड़ी नहीं है क्योंकि मेरे हस्बैंड इतने अच्छे हैं That is कि जिसकी excellent. वजह से आज मैं बाहर निकल पाई हूँ। मैंने बोला ना, आप जिस फील्ड में काम करते हो अगर आपका पार्टनर आपकी फील्ड को समझ गया तो आपको ज़रूरत नहीं है। क्योंकि मैंने जब मेरे हस्बैंड से शादी की थी, वो फैशन डिज़ाइनर थे, तो उन्होंने फ़ोटो ही जो मुझे भेजी थी वो लड़कियों के बीच में खड़ी एकदम खड़े हुए और वो वाली भेजी थी। सीधा बोला था ये मैं हूँ, मुझसे शादी करना है तो कर ले। Oh God. तो आज जब मैं वो काम करती हूँ तो उनको पता है कि भाई मेरी मेरी बंदी है, कहीं नहीं जानी है, 10 दुनिया घूम के घर ही आना है। Yeah. तो वो भरोसा दोनों के अंदर इतना ज़्यादा स्ट्रांग है कि कभी ज़रूरत नहीं पड़ी कि मैं किसी के पास जाऊँ, या मेरे सच्ची बोलूँ मैं जैसी हूँ, मेरे लाइफ में कोई मिल ही नहीं रहा दूसरा। हाँ, सिर्फ आपका हस्बैंड ही समझ पा रहा है आप। मेरे को मेरे पति के अलावा कोई झेल भी नहीं सकता। और ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ी कि यू नो राइट, ही फुलफिल्स यू इन एवरी वे, सो यू यस, डोंट हैव टू गो आउटसाइड। राइट, जो दूसरे होते हैं शायद उनको कहीं ना कहीं कुछ कमी होती होगी दैट दे आर सीकिंग यस। अदर्स। देखिए शादी में ना शुरू में खटास होती है, बट आप में जब अंडरस्टैंडिंग और मैच्योरिटी लेवल बढ़ जाता है ना तो खटास धीरे धीरे ना बहुत अच्छी लगने लगती है। फिर ऐसा लगता है कि अगर थोड़ी बहुत खटास ना और एकदम मीठा मीठा खाओगे ना तो पेट में कीड़े पड़ जाएंगे। तो थोड़ी कड़वाहट, थोड़ी खटास ना शादी में होना चाहिए, कि मैं बोल किसी भी रिलेशनशिप में होना चाहिए। और वो चीज़ों का कम्युनिकेशन रहे ना तो बहुत मज़ा आती है। मिक्सर होना बहुत ज़रूरी है कि कड़वा है, मीठा है, खट्टा है, तो मज़ा आता है। हम खाना भी जब खाते तो अलग अलग टेस्ट का खाते ना, तो ऐसे रिलेशनशिप में भी वही चीज़ होनी चाहिए, तो बैलेंस चलता है। तो खटास भी होनी चाहिए थोड़ा सा। हाँ, हम मीठा-मीठा खाएँगे तो दाँत में भी कीड़े पड़ेंगे ना। हाँ। कड़वा खाएँगे तो एकदम मुँह का टेस्ट कड़वा हो जाएगा, और ज़्यादा खट्टा खाएँगे तो दाँत फिर से वो प्रॉब्लम का। तीनों चीज़ होना चाहिए रिलेशनशिप में भी। ओके। इसलिए मेरे को नहीं लगता कि मेरे को बाहर जाना चाहिए। दैट्स नाइस। तो जैसे हम बात कर रहे हैं रिलेशनशिप की, तो मैं ये पूछना चाहूंगी आपसे कि आपकी शादी कैसे हुई एंड हाउ डिड दिस हैपन? मेरी शादी भी मज़ाक है। अच्छा। हाँ, बेसिकली मैं बहुत टिपिकल फैमिली से हूँ, मतलब एकदम गाँव खेड़े से थी, तो लड़का-लड़की का भेदभाव झेला है। मतलब मेरी मम्मा जो थी वो थोड़ा लड़का-लड़की में डिफरेंसेस करती थी। सो पापा से मेरा बहुत अटैचमेंट था, मेरे पापा बहुत मेरे को मानते थे, उनके लिए लड़का-लड़की इक्वल थे। सो मेरे भाई की शादी हुई, मुझसे बड़े भाई हैं, उनकी शादी हुई। तो शादी होने के बाद ना मम्मी का थोड़ा और मेरे को लेके चीज़ें थोड़ा वो होने लगी, लेट को, तो वो किसी के साथ भी मतलब कैसे भी रिश्ते लेके आ रही थी शादी के लिए। और मैं सिर्फ 20 कंप्लीट हो गया, 21 मेरा सिर्फ रनिंग था उस टाइम पे। तो मेरे ड्रीम थे मुझे कॉलेज करना है, मुझे आगे बढ़ना है, बट घर में जो चीज़ें चलने लग गई थी वो मेरे को बहुत डिस्टर्ब कर रही थी। मतलब कैसे भी रिश्तेदार हो, क्योंकि मैं जिस विचारधारा की थी मुझे पता था मैं वो घूंघट प्रथा में या टिपिकल चीज़ों में जाके नहीं जी पाऊंगी। फिर सामने वाले की भी लाइफ खराब, मेरी भी खराब। तो मैंने क्या करा, मजाक मस्ती में ना, नई दुनिया पेपर आता है, नव भारत पेपर, उसमें एक शादी का कॉलम होता है। तो मैंने ना ऐसे अकड़म बकड़म करके ऐसे उंगली रख दी, भाई जिस पे उंगली टच हो जाएगी अपन वहाँ फ़ोन करके 4-5 दिन के लिए या 1 डेढ़ महीने के लिए बात को टाल देंगे। सो मैंने रैंडमली कॉल कर दिया और लड़की की भाभी बन के मैंने बात कर ली, और सामने से मेरे हस्बैंड भी शान है, वो खुद लड़के हैं बट वो भाई बन के बात कर रहे हैं। अब बात हुई, 2-3 दिन बाद फ़ोन आ गया कि हमें लड़की की फ़ोटो भेजो, हम लड़के की फ़ोटो भेज रहे हैं। अब मुझे समझ में नहीं आया मैं किसको बोलूँ, तो फिर मैंने मेरे पापा को बोला और भाभी को बोला कि मैंने ऐसे-ऐसे काम कर दिया, अभी मैं क्या करूँ? तो पापा ने मम्मी से बात करी कि देखते हैं, अगर लड़का अच्छा रहा तो अपन छानबीन निकालेंगे, नागपुर का ही तो है, क्या बात है उसमें, अपनी पहचान है, देख लेंगे। बस कंप्यूटर पे फ़ोटो वोटो एक्सचेंज हुए। मुझे मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे लगे क्योंकि उन्होंने वो जो तस्वीर ही भेजी थी लड़कियों के साथ बैठी हुई वाली, तो मैं समझ गई भाई ये बंदा ओपन माइंडेड है, Open अपनी minded. निपट जाएगी, इसके साथ अच्छी गाड़ी चल जाएगी। तो बस फिर पापा मम्मी गए, उनकी सारी छानबीन करी, उनके बारे में पता किया। मतलब हाँ, 2007 की बात है ये। अक्टूबर में तस्वीरें देखिए, 1 दिसंबर 2007 सॉरी 2006 की बात है, और उसी में शादी हो गई हमारी। 2 ढाई महीने में शादी भी हो गई। तो आपने बस रैंडमली एक न्यूज़पेपर में अगड़म बगड़म करके फ़ोन किया और आपकी शादी हो हो गई। गई। मतलब मैंने ना मेरी लाइफ का सबसे बड़ा रिस्क, सबसे बड़ा दाँव खेला। या एंड वो लगा भी ना। यस, इट वाज़ अ बुल्स आई। राइट। डेस्टिनी में जो है वो होना है। या सो डेस्टिनी काम कर गई मेरी। एंड दैट इज़ एक्सीलेंट कि आपकी शादी भी इतने अच्छे से चल रही है, आप दोनों में इतना मतलब यस, ही इज़ एबल टू अंडरस्टैंड यू राइट। एंड सपोर्ट यू इन योर वर्क। यस, डेफिनेटली, क्योंकि बी बोल वन फाउंडेशन का अगर आप इंस्टा पे जाके लोगो देखेंगे तो डिज़ाइन भी मेरे हस्बैंड ने ही किया है।
लोगो डिज़ाइन करना, उसका नाम सिलेक्शन करना, उसका कंटेंट बनाना, वो सब कुछ मेरे हस्बैंड ने खुद बैठ के अपने हाथों से डिज़ाइन किया है, सिर्फ मेरे लिए। एंड ही मस्ट बी आल्सो वेरी प्राउड ना कि आप इतना कुछ कर रही हैं अपने हाँ, लिए। बहुत। और मेरे ससुराल के लोग भी बहुत प्राउड करते हैं, बहुत ज़्यादा। मेरे पूरी फैमिली में ससुराल के कोई भी बहू नहीं है जो घर के बाहर निकल के काम कर रही है। टीवी इंडस्ट्री में बोलो चाहे फैशन इंडस्ट्री में बोलो, मैं इकलौती हूँ जो बाहर निकली हूँ और आज काम कर रही हूँ। मेरी पूरी फैमिली मुझ पे बहुत प्राउड करती है। मैं जब टीवी पे आती हूँ तो मेरी बुआ दादी साथ सबसे ज़्यादा खुश हो जाती है कि मेरी बहू आ गई। माय गॉड। बट ये बहुत फनी है कि जब आप निकलते हो काम करने के लिए तो आप इतना कुछ सुनते हो, फिर बाद में जब आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो आपको ये इतना कॉम्प्लीमेंट करते हैं। यस, वो तो है। कामयाबी जब मिलने लगती तो लोग तो फिर पीछे पीछे आपके आएंगे ना, आएंगे। नहीं तो क्यों कोई पूछेगा। तब तो गालियाँ ही देना है, सबको ये लगेगा ना यार क्या करेगी, कुछ नहीं कर सकती, वैसा। तो वही हुआ है शुरू में। जो लोग मेरी भाषा पे से मेरा मजाक बनाते थे आज मेरे आगे पीछे घूमते हैं। तो आपने अपने काम को लाइक यू शोड इट दैट मैं ये कर सकती हूँ। राइट। मेरी मम्मा ने ना एक शायरी सिखाई थी बचपन से, सो मैं वो बोलना चाहूंगी कि कोई साथ ना दे मेरा चलना फिर भी मुझे आता है, हर आग से वाकिफ हूँ मैं जलना मुझे आता है। माय गॉड, दैट्स सो बस वही लाइन को मैं फॉलो करते आई हूँ। ठीक है, कोई साथ दो मत, मैं चलती जाऊंगी, अपने आप काम को करते जाऊंगी। जितना जलाना है भुनाना है जो करना है करो, मैं जलते जलते करूंगी पर मैं करूंगी। और उसमें मेरे हस्बैंड ने, मेरी फैमिली ने और मेरे कुछ अच्छे जो दोस्त हैं उनने बहुत साथ दिया। आपकी शायरी सुन के मुझे भी एक शायरी याद आ रही है आपके लिए स्पेशली। प्लीज बोलिए। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, जिंदगी का हर पल इम्तिहान होता है, डरने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है। वाह, थैंक यू। तो यू लाइक लिटरली फॉट योर वे टू सक्सेस। लोगों को अगर मुंह बंद कराना है ना तो उनको बैकफायर मत करो, उनसे लड़ाई मत करो, झगड़ा मत करो, अपने काम से मुंह बंद कराओ, बस काम करते जाओ, लोगों के मुंह अपने आप बंद हो जाएंगे। हाँ, वो कहते हैं ना कि सक्सेस इज द बेस्ट रिवेंज। यस, अगर बदला लेना है तो बस अपना बस वही काम करो, बताओ। क्योंकि लोग आपका काम ही तो रोकना चाहते हैं, नहीं तो क्या रोकेंगे वो, काम ही रोकना चाह रहे हैं ना, ऑफ कोर्स। तो काम मत रोको, करते जाओ और ग्राइंड करते जाओ। जलने वाले जलते रह जाएंगे, सिर्फ जलेंगे ना, प्रॉब्लम भी क्रिएट करेंगे, बट आप काम मत रखो, बस करो। हाँ, आप जेलसी की बात कर रहे हो तो आपको क्या लगता है कि लाइक आप खुद इवेंट मैनेजमेंट में जी हो तो हाउ डू यू हैंडल जेलसी और किसकी तरफ से ज़्यादा आपको जेलसी आती फीमेल्स, है? अच्छा। एक फीमेल ही फीमेल की सबसे बड़ी दुश्मन होगी, अच्छा। क्योंकि हम में कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो हमें बहुत ज़्यादा जेलसी फैक्टर क्रिएट करते हैं। तो वो जेलसी फैक्टर ना कुछ भी करवाएगा, अच्छा। आपका काम रुकवाएगा, आपका नाम खराब करेगा, आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। मेल में ये चीज़ नहीं होती। मेल बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, उनका ना माइंड बहुत क्लियर और बहुत शार्प होता है। उनको पता है मेल्स को कि हमको ये करना है और ये नहीं करना है, हमारे लिए ये बेनिफिट है, ये नुकसान है। तो मेल्स आपको कभी भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, फीमेल्स ही करेगी। फीमेल्स आपको फीमेल टू फीमेल तो करती है, वो फीमेल टू मेल को भी करेंगी वो, अच्छा। बट एक मेल कभी फीमेल को हर्ट नहीं करेगा, इवन वो मेल टू मेल भी नहीं करेगा। बट तो मैंने आज तक जो सहा है वो फीमेल से ही ज़्यादा सहा है। ओके। फीमेल्स ही मेरी दुश्मन सबसे ज़्यादा बनी है और मुझे बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करी है। ओके। सो ये जेलसी हम में ही होती हैं, हम ही एक दूसरे की दुश्मन होती हैं और कुछ नहीं। वी कांट सी, मतलब एक दूसरे को सक्सीड होते हुए देख नहीं नहीं दे सकती, सकते। बिल्कुल नहीं दे सकती। आप देखो ना, कितने सारे टीवी एक्टर्स की भी मैं बात करूँ, कितनी सारी टीवी एक्ट्रेसेस हैं जिनके आपस में कितने कलेश होते हैं। ऐसे चाहे आप कॉर्पोरेट में भी जाइए, आप सेम ऑफिस में काम कर रहे हो, आपको प्रमोशन मिल गया ना, आपके बाजू की टेबल वाली खुश नहीं होगी आप पे, बिल्कुल नहीं होगी। बट इसी जगह एक मेल होगा ना, अपने बाजू वाला खुश होगा ना, उसको गले लगाएगा, अरे यार भाई बधाई हो तुझे, कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत खुशी हुई मुझे। बट फीमेल नहीं करेगी, आएगी हाँ ओके थैंक कॉन्ग्रेचुलेशन ऐसे करके चली जाएगी। उनके एक्सप्रेशन ही बता देंगे कि भाई इसको खुशी है या नहीं है, बट एक मेल ना दिल खोल के गले लगाएगा। तो मतलब ये जेलसी की जो भावना है वो फीमेल्स में ज्यादा होती है। हाँ, एंड हाउ डू यू काउंटर दैट? ओके। पता नहीं कैसे, इसका कुछ मैं बोल नहीं सकती ना कर सकती हूँ।
बट आपके भी इवेंट्स में काफी लोग लाइक जेलस होके आपको दे मस्ट हैव ट्राइड टू पुल यू डाउन, राइट? हाँ बहुत। मैं हाल फिलहाल के ही आपको बताती हूँ। 16 दिसंबर को मेरा राजपूताना फैशन शो था, बिकॉज मैं मोस्टली इंडियन कल्चर को रिप्रेजेंट करती हूँ। तो 2024 में भी 2023 में मैंने किया था फर्स्ट सीजन राजपूताना फैशन शो का, तो बहुत हिट हुआ था, बहुत ग्रैंड हुआ था। तो लोगों को मालूम था कि इस बार भी ये कर रही है और ये इसका हिट पॉइंट है। सो इतने प्रॉब्लम क्रिएट किए हैं, और मोस्टली जब मेरे सामने नाम आया ना, वो फीमेल्स के हैं। मेरे स्पॉन्सर्स को जाके बैड बिचिंग्स की है, लोगों को बैड बिचिंग्स की है। अच्छा, कि आपके इवेंट में इन्वेस्ट मत करो। नहीं करो, ये धोखा दे के चली जाएगी, ये पैसा खा जाएगी, ये सोशल वर्क के नाम पे डीच करती है, जबकि मेरी हर चीज़ का सबूत होता है मेरे पास। लिटरली हद तो कब हो गई, 16 दिसंबर को मेरा शो है और मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सअप पे इस पे कॉल आ रहे कि अरे यार अमृता, हमने तो सुना तेरा शो कैंसिल हो गया। उनका है, बोले हाँ हमने तो सुना है, हमको फ़ोन्स आ रहे, ये आ रहे, शो कैंसिल हो गया। मैंने कहा एक काम करिए, शाम को 6 बजे के बाद ना आप लोग अपना इंस्टाग्राम खोल लीजिएगा, आपको मेरे शो के पूरे लाइव अपडेट्स मिल जाएंगे। बोलने वाले बोलते रहे कि मैंने शाम को मस्त ग्रैंड शो किया, थैंक्स टू नेविल जी जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया, जो एज ए भाई बन के मेरे साथ स्ट्रांगली पिलर खड़े रहे, मेरे दोस्त राकेश शेट्टी, रोशनी मात्रे, जिनने मेरे को बहुत साथ दिया उस दिन। मेरी टीम एकदम मेरी रीढ़ की हड्डी बन के मेरे साथ ऐसे खड़ी रही, जिनने पूरा, मेरी फैमिली जिनने पूरा साथ दिया। सबने बोला किसी के फ़ोनों का, मैसेज का कोई रिप्लाई मत दे शो कर, और उसमें अधिकतर कौन थी, फीमेल्स ही थी। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि ये इसका हिट पॉइंट है, और मैं बहुत लॉयल्टी और ईमानदारी के साथ काम करती हूँ और बहुत नीट एंड क्लीन काम करती हूँ। ये मेरी आदत है, मैं उनको काम बस में आपको मक्कारी नहीं करती दे हूँ। जस्ट वांट टू पुल यू डाउन। राइट, टांग पकड़ना है, खींचना है, बस कैसे भी करके। जेलसी। बट जब इतना ज़्यादा ऑपोजिशन आपको लास्ट मोमेंट तक भी आपने कहा कि इंस्टाग्राम पे भी ये आ रहे थे कि आपका शो कैंसिल हो गया, राइट। तो लाइक हाउ डू यू कीप योर कूल एंड नो जस्ट, ऐसे नहीं लगता है कि कभी गिव अप कर दे या हुआ है, बहुत बार हुआ है कि ऐसा लगा है बस शो कैंसिल कर दूँ। इवन 15 दिसंबर की बात है, मैं बहुत टेंस में आ चुकी थी। इधर रिहर्सल चल रहे हैं, मेरे डिज़ाइनर सारे बाहर से आए थे, जो सिर्फ मेरे लिए इतनी दूर दूर से आए थे। राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात से आए थे, सब आ चुके हैं। और मुझे फाइनेंशियली प्रॉब्लम आ चुका है क्योंकि स्पॉन्सर बैकआउट कर चुके हैं और हस्बैंड यहाँ नहीं थे, बाहर थे। तो मतलब मन किया मैं गिव अप कर दूँ, मैं ऐसे थक हार के एकदम बैठ गई थी। बट मैंने बोला मेरी टीम आके मुझे बहुत स्ट्रांगली संभाली। स्पेशली मैं थैंक यू नेविल जी को, राकेश शेट्टी को, रोशनी मात्रे को दूंगी, और वेदही जी करके जो क्रॉस ड्रेसर है। इन चार का तो मैं ऐसा मतलब जिंदगी भर थैंक यू बोलती रहूँगी। चारों ने फाइनेंशियली मुझे स्ट्रांगली मदद किया और बोला गिव अप नहीं करेगी बस तू, चाहे कुछ हो जाए, तू शेरनी है, तू गिव अप नहीं करेगी। मैं रोई, बहुत रोई। इवन मैं शो वाले दिन स्टेज पे बोलते बोलते रोई हूँ, क्योंकि रोना मेरी वीकनेस नहीं, रोना मेरी स्ट्रेंथ है। और मैंने गिव अप करते करते वापस खड़ी हुई, सिर्फ मेरी टीम और ये 4 लोगों की वजह से और मेरी फैमिली की वजह से। एंड ऑल्सो क्योंकि इतने लोगों का सपोर्ट था तो हाँ। यू कुड यू नो यस, कुछ भी करके यू हैड टू प्रूव योरसेल्फ। राइट। मुझे खुद को नहीं, मेरे ऑर्गेनाइजेशन को साबित करना था, जिसका आज नाम है। मेरी पहचान मेरे ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। अगर आज अमृता मिश्रा को लोग जानते तो बी बोल वुमन फाउंडेशन की वजह से जानते हैं ना। सो मेरे को उसका नाम नहीं खराब होना देना था, क्योंकि कितने सारे लोग उससे उम्मीदें लगा के बैठे थे। वो उम्मीदों को मैं नाराज नहीं कर सकती थी। एंड योर कितनी शो आंखें वाज अ मेरे पे हिट थी। इन द या एंड। बहुत अच्छे से अच्छा, सारे लोग खुश होके गए हैं, और बहुत अच्छे से उसकी पब्लिसिटी और मार्केटिंग मिली, और फीडबैक्स बहुत अच्छा है। इवन जिनने खराब करने की कोशिश की, बाद में वो भी फोन कर करके तारीफ किए हैं। ओ माय गॉड। अच्छा, उनके भी फोन आए बाद। हाँ, क्योंकि उनको लग रहा मुझे नाम नहीं पता चले, बट मुझे नाम तो पता चल गया ना। हाय यू। बट अभी जो करना चाहते थे वो नहीं कर पाए, तो अब तो तारीफ तो करना बनती है ना। आपका सक्सेस ही आपका जवाब था। हाँ, मेरी कामयाबी मेरा जवाब है। या दैट इज एक्सीलेंट बिकॉज राइट, थैंक यू। ब्लेसिंग्स हमेशा काम करती है, कहते हैं ना, इसलिए ब्लेसिंग्स हमेशा लेना चाहिए। दुआओं में बहुत असर होता है, इसलिए कभी किसी का दिल दुखा के बद्दुआ नहीं लेना चाहिए। या हमेशा। और आपके एनजीओ तो ने काफ़ी दुआएं ली है, आप लोग ने इतने लोगों को हेल्प किया है और 7 साल से इतना चल रहा है, तो आई एम श्योर दैट वाज आल्सो हेल्पिंग यू हाँ, एंड समवेयर योर टीम वाज हेल्पिंग यू। राइट। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट है व्यूअर्स के लिए कि इवन इफ यू हैव लाइक अगर 100 लोग आपके अगेंस्ट है और बोल रहे हैं और आपको नीचे कर रहे हैं, तो कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो आपको हेल्प कर रहे हैं, राइट।
सो ना 10 तो होंगे ना हेल्प करने के लिए, वो या 10 काफी है उनको पकड़ो, हाँ। बस, वो 10 काफी है। बोलते हैं ना किसी इंसान में लाख बुराई है पर उसकी एक अच्छाई भी उसके लिए बहुत मायने रखती है। या तो मैंने 100 को साइड करके उन 10 की तरफ ध्यान दिया बस। तो अगर 100 नेगेटिव भी होगा, 10 पॉजिटिव भी हो, तो यू कैन स्टिल विन द गेम, राइट? हमारा माइंड वही काम करता है जो हम मैनिफेस्ट करते हैं। हम्म। अगर आप सकारात्मक सोच रखोगे तो आप सकारात्मकता को जीवन दे पाओगे, उसको कर पाओगे। पॉजिटिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जहाँ नेगेटिव है आप ऑटोमेटिकली नेगेटिव करोगे क्योंकि आपका माइंड भी वही करने लग जाएगा। बट अगर आप पॉजिटिव हो तो आपके अराउंड सराउंड सारा आपका ओरा पॉजिटिव हो जाएगा। फिर तो वैसे ही मैंने लोग बस आपसे वही किया। जुड़ेंगे। हाँ, मैंने अपनी नेगेटिविटी साइड की, अपना टेंशन साइड किया और वो 10 लोगों को देखा, उनकी सकारात्मकता को देखा और बस शुरू हो गई वापस से करना। दैट्स एक्सीलेंट। एज एन इवेंट मैनेजर तो आपने बहुत कुछ, यू अचीव्ड अ लॉट। नाउ आई वुड लाइक टू कम टू, आप एक एक्ट्रेस भी हैं, राइट। तो आई वांट टू आस्क यू कि हाउ यू स्टार्टेड एक्टिंग एंड थिएटर एक्टिंग एंड टेलीविजन एक्टिंग में क्या फ़र्क लगता है आपको वो? अगर मैं एक्टिंग की बात करूँ तो मैंने शादी से पहले ही थिएटर ज्वाइन किया था। मैं जब 6th 7th स्टैंडर्ड में थी, 6ठी 7वीं क्लास में थी और मैंने थिएटर ज्वाइन किया था और साथ में फोक डांसर। तो मैंने 13-14 साल थिएटर किया है। उसके बाद शादी हो गई मेरी टिपिकल यूपी साइडर फैमिली में, तो घर परिवार में लग गई, तो 12-13 साल मैंने छोड़ दिया था। फिर उसके बाद कोरोना आया, कोरोना के बाद फिर मैंने वापस से शुरू किया क्योंकि मेरे अंदर का जो आर्टिस्ट था वो वापस से जागा कि नहीं मुझे टीवी पे आना है। तो फिर मैंने एक्टिंग का वापस से शुरू किया, टीवी इंडस्ट्री में आना। ओके। रहा सवाल थिएटर और टीवी में, तो बहुत फ़र्क है। आप थिएटर में लाइव परफॉर्मेंस देते हो, आपके सामने पब्लिक बैठी रहती है, वहाँ आपको कोई कट, कोई रीटेक कुछ नहीं मिलेगा। आपको ऑन द स्पॉट जो चल रहा है वो करते रहना है। आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत अलग होती है टीवी की एक्टिंग से। आपको लाउडली बोलना है, आपके चेहरे के एक्सप्रेशन बहुत लाउड रखना है। आप अगर भूल गए हो या फंबल मार गए हो तो आपको उसको वहीं के वहीं ऑन द स्पॉट कंट्रोल करना है। अच्छा। और टीवी में कैसा होता है ना कि आपके सामने कैमराज है, सेट के लोग खड़े हैं, डायरेक्शन की टीम है, प्रोडक्शन की टीम है, क्रिएटिव की टीम खड़ी है, आपके आर्टिस्ट हैं, आपको स्क्रिप्ट दी जाती है, आपको देख के लाइंस बोलना है। 2-3 लाइंस हुई फिर कट होगा, फिर लाइंस बोलनी है, फिर कट करना है, आपको माइक वाइक सब रहता है, ठीक है। और नॉर्मल कंट्रोलिंग आपको सारी चीज़ें करनी है। बट थिएटर में आपके पास यहाँ कोई माइक नहीं लगा रहता, या तो ऐसे स्टेज बना रहता है, इसके ऊपर पूरा माइक लेगा या नीचे माइक रहेगा, और आपको एक पर्टिकुलरली एरिया दे दिया जाएगा कि इतने एरिया में आपको खेलना है। सो बहुत फ़र्क है। एक अच्छा थिएटर आर्टिस्ट ना आपको टीवी एक्टर बहुत अच्छा बना हुआ दिखेगा, पर एक टीवी एक्टर ना आपको अच्छा थिएटर आर्टिस्ट नहीं दिखेगा। उसको थिएटर की प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी। अच्छा, तो थिएटर इज मोर डिफिकल्ट? यस, थिएटर बहुत डिफिकल्ट है अच्छा। क्योंकि आपके सामने पब्लिक बैठी है ना, वहाँ आप कुछ गड़बड़ करोगे तो पब्लिक जूते मारेगी, आपको मजाक बनाएगी। एंड देयर इज नो स्कोप फॉर रीटेक? नहीं, ना एडिटिंग होगा, ना कट होगा, ना कुछ होगा, ना ऑप्शन ही नहीं है आपके पास। अच्छा, जो जो है वही है। फिर वही है। तो अपने अंदर इतना कॉन्फिडेंस रखना पड़ता है कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मैं लाइंस बोल सकता हूँ। और प्लेस में इतनी बड़ी बड़ी लाइंस होती है, डायलॉग डिलीवरीज इतनी खतरनाक होती है ना कि जो टीवी में नहीं होती है। अगर हम हिंदी थिएटर्स की बात करें ना, हिंदी के इतने कठिन कठिन वर्ड्स रहते हैं ना जो हमको लाइव बोलने पड़ते हैं वहाँ पे बिना स्क्रिप्ट के। ओ माय गॉड, और इतनी ऑडियंस के सामने कभी हाँ, कुछ भूल जाओ। फिर आपका चेहरा तो तुरंत बोलेगा। या फिर प्रॉपर्टीज रहती है, वो प्रॉप भी आपको यूज करना है, उसके साथ भी खेलना है, साथ में डायलॉग्स भी बोलना है। तो वो सारी चीजें रहती हैं। और टीवी के टाइम पे कैसा रहता है ना, जब शूट चल रहा है आराम से रिलैक्स रिलैक्स चिल आउट कर करके आप करते जाओ। आपको स्क्रिप्ट मिलेगी, स्क्रिप्ट पढ़ो, फिर सीन करो, फिर स्क्रिप्ट पढ़ो, फिर सीन करो, कट हो रहा है, एडिट हो रहा है, पूरा 12-13 घंटे का शिफ्ट चलता है। उसमें आपको बहुत सारे रीटेक के ऑप्शंस मिल जाते हैं। एट द मोमेंट लास्ट में क्या होता है, आपका जो सबसे अच्छा रहता है एडिटर बैठेगा, कट पिट करके 15 से 20 मिनट चीज का डाल बन जाएगा। पर थिएटर में आप क्या करोगे, ऑप्शन नहीं है। या सो बहुत डिफिकल्ट होता है थिएटर करना। उसके लिए ना पेशेंस भी बहुत चाहिए, सब्र बहुत चाहिए थिएटर करने के लिए। ओके। तो अमृता जी, जैसे आपने बताया कि थिएटर और टीवी एक्टिंग में कितना फर्क है, जी। तो आई वांट टू नो कि आपने थिएटर तो किया हाँ। इतना अच्छे से, हाँ। बट हाउ डिड यू ट्रांजिशन इनटू टेलीविजन? कैसा हुआ ना, जब मैं मुंबई में आई थी तो मेरे को यहाँ के थिएटर्स के बारे में पता नहीं था। और फिर जब थिएटर्स ग्रुप के बारे में पता चला तो कैसा था ना, रिहर्सल्स के लिए जाओ और इतना दूर दूर, और 2-2 3-3 महीने में रिहर्सल्स कर नहीं सकती थी।
तो टीवी इंडस्ट्री में करने का शौक तो पहले से ही था कि मेरे को टीवी एक्टिंग करना है, टीवी पे आना है। तो फिर मैंने टीवी में आने का फैसला लिया कि मैं एज ए कैरेक्टर आर्टिस्ट शुरू में काम करना स्मॉल स्मॉल शुरू करूँगी। तो मैंने बस वहाँ से फिर कास्टिंग वालों के नंबर्स निकालना शुरू किए और फिर ऑडिशंस देना शुरू किया और कोविड के टाइम से शुरू किया और जब तक ये बेनिफिट हो चुका था कि हमको स्टूडियो पे जा जाके ऑडिशंस नहीं देने पड़ते थे। आप घर पे ही ऑडिशंस वीडियोस बनाइए और कास्टिंग वालों को आप भेज दीजिए करके। तो मैंने वैसे करके फिर अपना शुरू किया कि मैं टीवी एक्टर बनना चालू करी। ओके, और किन सीरियल्स में आपने काम किया? मेरा फर्स्ट ब्रेक जो मुझे मिला था वो स्टार प्लस का पंड्या स्टोर में मिला था। ओके। सो वहीं पे जब मैंने पंड्या स्टोर में किया था तो उसका मेरा एक एपिसोड जो था वो कैरेक्टर आर्टिस्ट था, बट वो एपिसोड 2-3 दिन का था और वो सबसे ज़्यादा पीआर बटोरा था। वो टाइम पे टीआरपी उसकी सबसे ज़्यादा अच्छी गई थी क्योंकि एक छोटा सा कैरेक्टर था, काम दही वाली बनी थी। मैं दही बेचने गई हूँ और मेरे पैसे मुझे लेने जाने हैं, तो जो उनकी चाबी रहती है वो कुएं में गिर जाती है, तो मैं पूरा तमाशा और ड्रामा क्रिएट करती हूँ। पहला ब्रेक था पर पहले में ही मेरे एपिसोड ने बहुत टीआरपी बटोरी थी। अच्छा। उसके बाद फिर मैंने इमली शो किया है। इमली में एज ए एनजीओ वुमेन्स के कैरेक्टर के लिए जो एक्चुअली मैं रियल लाइफ में करती हूँ वो। फिर उसके बाद मैंने पूर्णिमा सीरियल किया था। फिर लाल बनारसी किया है। उसके बाद स्टार प्लस का ही एक ऑन एंड ऑफ का ट्रैक किया है मैंने, दिल को तुमसे प्यार हुआ में। और फिर हाल फिलहाल में ही मैंने एक कंटिन्यूटी का काम किया था 3 से 3-4 महीने का, वसुधा सीरियल जो अभी जी टीवी पे बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। उसका मेरा 3 से 4 महीने का ट्रैक था पूरा, वो किया है। उसके अलावा फिर एक छोटा सा सिंघम अगेन मूवी में मेरा छोटा सा कैरेक्टर था, वो मैंने की है। और अभी हाल फिलहाल में एक क्राइम सीरीज़ की है। सो मोस्टली मैंने नज़ारा चैनल, स्टार प्लस और कलर्स के लिए काम काफ़ी किया, जी टीवी के लिए। ओके, तो काफ़ी डाइवर्स है ना, आई मीन थिएटर में भी फिर टीवी एक्टिंग। यस, बहुत फ़र्क है। इवन टीवी इंडस्ट्री में ना कैरेक्टर्स में भी, आर्टिस्टों में भी डिफरेंसेस होते हैं। जैसे लीड, प्राइम और कैरेक्टर आर्टिस्ट, फिर जूनियर आर्टिस्ट, लोगों में एक्चुअली में वो डिफरेंसेस भी नहीं पता है। तो मैं एज अ कैरेक्टर आर्टिस्ट अभी तक जाती हूँ। ड्रीम है कि मेरे को मेन लीड, पैरेलल लीड में जाना है, बट अभी चालू है, स्मॉल स्मॉल कदम चालू है कि कैरेक्टर में जा रही हूँ। बट अभी तक जितना भी काम किया बहुत अच्छा काम किया है मैंने। और जितने अच्छा, भी आपको रोल्स के, रिस्पॉन्स भी अच्छा आया है। हाँ हाँ, मतलब अभी एटलीस्ट जो भी सीरियल्स में काम किया ना उससे मेरा एक पब्लिक फेस बन चुका है। मोस्टली पब्लिक मेरे को पहचानने लगी है। मैं अभी मम्मी के यहाँ जा रही थी, ट्रेन में थी, तो ये मैंने ऑन एंड ऑफ का जो बात किया, दिल को तुमसे प्यार हुआ है, मैं तो कुछ गुजराती फीमेल्स थी वो मुझे पहचान गई थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगा था कि वो मेरे को पहचानी, मेरे से आके साइन वाइन लिए, फोटो वोटो खिंचाया, मेरे को बहुत पसंद आया वो। एक्सीलेंट कि आपका हाँ काम अभी पहचाना जा रहा है। हाँ वही, क्योंकि जो भी आजकल स्टार प्लस पे, जी टीवी के जो टीआरपी वाले सीरियल्स है जो हाईलाइट है, मोस्टली अभी तक भगवान की दया से उसमें मैंने काम किया है। अभी हाल फिलहाल में भाग्य लक्ष्मी भी किया था, तो भाग्य लक्ष्मी भी सबसे हिट चल रहा है अच्छा, वैसा। ओके, दैट्स एक्सीलेंट। एंड मैम, आप ऑल्सो आप एक एनजीओ तो चलाती हैं, जी प्लस आप एक इवेंट मैनेजर है, प्लस आप एक एक्ट्रेस भी हैं। जी, बट आई ऑल्सो नो दैट यू आर ऑल्सो अ मदर, राइट? राइट। So I would like to know कि how do you multitask and how many kids you have and how do you manage? मेरे 3 बच्चे हैं। Oh, 17 साल की बेटी है और 2 10 साल के जुड़वा बेटे हैं। और जब मैंने शुरू किया था तब मेरी बेटी भी 8-9 साल की थी और बेटे तो बहुत ही छोटे थे। okay. तो वो भी जुड़वा ट्विंस, और मैं मतलब मैं, मेरे हस्बैंड और बच्चे ही रहते हैं। मदर इन लॉ आना जाना करती है, तो बहुत मुश्किल होता था कि बाहर भी जाना है, घर भी संभालना और जुड़वा बच्चों को साथ में संभालना। मतलब कई बार तो रोती भी थी, परेशान भी हो जाते थे, बट हस्बैंड का काफ़ी सपोर्ट रहा है। और मेरी बेटी बड़ी थी तो वो खुद भी एक माँ बन के सपोर्ट करती थी मेरे को। तो मतलब उनके साथ चीज़ें मैनेज करने में डिफ़िकल्टी तो बहुत गई, बट बच्चों ने भी मेरे को बहुत कोऑपरेट किया, मेरे बच्चों ने। तो घर का काम भी करती थी और फिर बाहर भी जाती थी तो मैं बच्चों को साथ लेके जाती थी। जब मैं इवेंट्स करती थी तो मोस्टली मेरे बच्चे मेरे साथ होते थे, क्योंकि मैं उनको नहीं छोड़ती थी। उनको लेके जाना, उनको संभालना, क्योंकि बाई वाई मैं नहीं रखती थी, क्योंकि उस टाइम इतनी कंडीशन भी नहीं थी फाइनेंशियली कि मैं बाई भी पूरा 24 घंटे के लिए रख पाऊँ। तो खुद ही संभालना। फिर हस्बैंड ने बहुत सपोर्ट किया मेरे, कि वो अगर मेरा इवेंट्स चल रहा है तो बैक स्टेज वो बच्चों को संभालते थे। हाँ, बच्चे परेशान बहुत किए, स्टेज पे आ जाना, फोटोग्राफर के पास जाके परेशान करना हमारा फोटो खींचो, हमको ये सब करना है। बट काम करने का जुनून था तो किया। फिर धीरे धीरे अभी बच्चे जब बड़े हो गए तो अभी मैं फ्री हूँ, तो अभी मुझे टेंशन नहीं रहता। हाँ, फिर भी जिम्मेदारी है जो मुझे निभाना है, क्योंकि माँ बनना अपने आप में बहुत बहुत ही बड़ा चैलेंज है।
यस, क्योंकि आपको काम करना है, बट आप अपनी माँ के अंदर की फीलिंग्स को, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को साइड नहीं कर सकते हो। एक लाइफ लॉन्ग जिम्मेदारी जैसे। जिम्मेदारी है और आप उससे नहीं भाग सकते हो। या एटलीस्ट जब बच्चे जब तक समझदार नहीं हो जाते, और स्पेशली जब बच्चे टीनेजर्स में आते, अब मेरी बेटी टीनेजर्स में आ चुकी थी, यहाँ पे मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और बढ़ गई है, क्योंकि उसको सही गलत की मुझे पहचान करानी है, क्योंकि Yeah. स्पेशली लड़की है, सो उसको दुनियादारी आना चाहिए। तो होता है, मैनेज करती हूँ धीरे धीरे जितना होता है। parenting in itself is a job, you know, it's a Right. 24/7 हाँ। motherhood is a job. Right. And plus आपके इतने like you know you are running so many other things as well. करती हूँ, टाइम के हिसाब से मैनेजमेंट होता है, कभी कभार चीज़ें लेट हो जाती है या हर चीज़ नहीं कर पाती हूँ, कई बार चीज़ें मेरे को छोड़नी भी पड़ती है, बट मैं बच्चे नहीं छोड़ सकती, Yeah. इसलिए कई बार काम को साइड करती हूँ, बट बच्चों को लेके करती हूँ। बट मेरे बच्चे अब इतने समझदार हो गए कि वो खुद से चीज़ें मैनेज करते हैं, बोलते नहीं मम्मी आप जाओ, आप करो, क्योंकि आपने ऑलरेडी अपनी चीज़ें बहुत कुछ छोड़ चुके हैं, अब मत छोड़ो, आप करो, अब हम हमारा खुद से कर सकते हैं। अभी बेटी मेरी इतनी अच्छी है, बड़ी हो चुकी है, उसको किचन का सारा काम आता है, तो मोस्टली कई बार ब्रेकफास्ट वही बना देती है, भाइयों के टिफिन्स वो पैक कर देती है। अच्छा। शाम को अगर मैं शूट पे हूँ, मैं नहीं आ पा रही हूँ, तो भाइयों का करेगी। हस्बैंड कई बार काम से छुट्टी लेके घर पे रहते हैं, चीज़ें मैनेज ये तो करके। मतलब अब हुआ ना क्योंकि हाँ, शी इज ग्रोन अप, बट राइट। जब वो बच्चे थे या टॉडलर्स थे आई कैन इमेजिन योर लाइफ मस्ट बी यस, बहुत हॉरेबल, क्योंकि मेरे जुड़वा बच्चे थे और वो भी दोनों लड़के, तो उनकी दोनों की चीजें भी सेम होती थी। अगर एक को फीवर आया है तो नेक्स्ट डे दूसरे को डेफिनेटली आना है, उसको अगर सर्दी हुई तो उसको भी सर्दी होनी है। आइडेंटिकल है। हाँ, आइडेंटिकल, फेस आइडेंटिकल नहीं है, हार्मोन्स उनके सेम है। तो उस वजह से मेरे को और प्रॉब्लम होती थी। मतलब ऐसा होता था कई बार कि एक को सुलाई हूँ, एक सो गया है, आधे घंटे बाद दूसरा जग जाएगा, वो दूसरे को सुला के मैं फ्री हुई हूँ कि वो पहला जग जाएगा, ऐसा होता था। फिर सुबह मुझे, बेटी मेरी 6:15 स्कूल जाना रहती थी, 10 बजे हस्बैंड को जाना है, इधर मुझे मेरे एनजीओ का भी काम करना है, तो ऐसा लगता था कि जिंदगी में कभी शांति, सुकून, रिलैक्स आएगा या कभी नहीं आएगा, वो आएगा। इतनी फ्रस्ट्रेट हो जाती थी। बट फिर जब बच्चों को देखती थी तो अपने आप, ठीक है कूल हो जाएगा, अपने आप को पुश करती थी, नहीं हो जाएगा, बस हो जाएगा। सो धीरे 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 करते करते, क्योंकि मदर इन लॉ होकर भी नहीं के बराबर थे, क्योंकि उनके हेल्थ इश्यूज इतने ज्यादा थे, तो उनका सपोर्ट मुझे नहीं के बराबर मिलता था। आपको लाइक हेल्प इतना नहीं थी? नहीं, उनका नहीं था हेल्थ, क्योंकि उनके हेल्थ इशू, वो कैंसर पेशेंट रह चुकी हैं, सो वो नहीं कर पाती थी, उनसे नहीं होता था। और बाई थोड़ी देर के लिए आती थी, फिर चली जाती थी, बट काम करना था, क्योंकि बहुत सेक्रीफाइसेस किए। अपने फ्रेंड्स को जब आगे बढ़ते देखती थी तो मन में लगता था यार मैं क्या सिर्फ हाउसवाइफ बनने के लिए बनी हूँ। हाउसवाइफ बनना बुरी बात नहीं है, बट कहीं ना कहीं मन में एक टीस होती है ना यार, कि हमको भी कुछ करना है, हमारी भी कोई पहचान हाँ। हो। क्योंकि जब फ्रेंड्स बोलते थे यार आज मैंने को ये प्रमोशंस मिला, आज मैंने ये किया, आज मैंने वो किया, तो बुरा लगता था। हस्बैंड सपोर्ट करते थे, बोलते थे कि नहीं हाउसवाइफ बनना भी कोई बुरी बात नहीं है, मैं भी नहीं बोलती कि हाउसवाइफ बनना बुरी बात है, बट आप कुछ कर सकते हो तो क्यों नहीं करोगे ना। और मेरे हिसाब से आज की तारीख में एक महिला को हाउसवाइफ के साथ साथ वर्किंग वूमन होना बहुत अपनी इम्पोर्टेंट खुद है। की आइडेंटिटी आइडेंटिटी बहुत जरूरी है, अपनी खुद की पहचान जरूरी है, और अपने पैरों पे खड़ा होना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप नहीं जानते जिंदगी में, फैमिली में कब क्या उतार चढ़ाव आ जाए। अगर आप खुद सक्षम होगे तो आप अपने आप को भी संभालोगे, अपनी फैमिली को भी संभालोगे ना। यस, तो एक बहुत ही इंस्पिरेशनल है आपकी स्टोरी की, यू नो यू डिड नॉट लेट मदरहुड स्टॉप यू। राइट, वो मैं कभी नहीं कर सकती, क्योंकि जब छोटी थी, मतलब तीसरी चौथी में पढ़ती थी ना, जब लोगों की शादियां देखती थी ना, तो मेरा सपना शादी था। शादी होगी, मेरे भी बच्चे होंगे, उस टाइम समझता कुछ नहीं था, बट शादियां देख देख के ना, मतलब 5वीं तक मेरा ड्रीम था शादी शादी शादी, 5वीं 6वीं तक, तो सपना ही मैंने शादी से जिया है और बच्चों से जिया है, तो आज भी वो चीज़ मैं नहीं छोड़ सकती। ऐसा कि उस टाइम की मेंटालिटी वही थी कि बड़े होना है, बस शादी कर लिया, बच्चे हो गए। वही। And अब आजकल ऐसे इतना इम्पोर्टेंट है कि एवरीवन शुड हैव देयर ओन आइडेंटिटी। राइट, आज की तारीख में लड़कियां पहले काम करती हैं, उसके बाद शादियां बाद करती हैं, और बच्चा तो आज का आई थिंक प्रायोरिटी रह नहीं गया, प्लान करना नहीं करना। बट हमारे टाइम के जो जनरेशन रही है, उनके लिए मदर बनना अपने आप में सबसे बड़ा प्राउड मोमेंट है। और मैं भी खुद भी एज ए फीमेल मानती हूँ कि माँ बनना आपके लिए सौभाग्य की बात है। आप माँ बन गए मतलब अपने दुनिया की सारी चीजें जीत ली, क्योंकि आपके सारे दुख तकलीफ, मैं ये नहीं बोलती आप
खुद अगर नहीं बन सकती हो, आप गोद ले लो, एडॉप्ट कर लो। Yeah, it teaches you a lot, ना? राइट, Parenting itself is a teacher. राइट। क्योंकि आप जब माँ बनते हो ना, तो आप में खुद के अंदर एक मोटिवेशन जागता है, सेल्फ लव जागता है। आप अपने खुद से बहुत प्यार करने लग जाओगे। आप अपने आप को खुद को पैम्परिंग करने लग जाओगे, और फिर आपको ना लाइफ में बहुत कुछ करने को मिलेगा। Yeah. इसलिए लगता है कि माँ होना चाहिए, चाहे आप बच्चा एडॉप्ट करो या खुद का बच्चा हो, बट माँ अपने आप में पूरी दुनिया है। तो अमृता मैम, हमने सुना है कि आपकी एक बहुत ही अच्छी मैगजीन भी है, तो क्या आप कुछ उसके बारे में शेयर करना चाहेंगे? जी, मैगजीन का नाम एक्चुअल में सक्सेस का सफ़रनामा, जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा, सक्सेस। ओह वाओ। या तो बेसिकली उसमें ना लोगों की जर्नी है कि स्ट्रगल करके वो लोग आज कैसे कामयाब बने हैं। क्योंकि जब मैं अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल्स कर रही थी, अपने हस्बैंड को देख रही थी और अपने फ्रेंड्स को देख रही थी, तब मेरे मन में आया, और ऑर्गेनाइजेशन चलाते चलाते, कि लोगों की कहानियाँ ना शब्दों के थ्रू उनके माध्यम से पहुँचना चाहिए और भी लोगों के पास, ताकि जब वो पढ़े तो उनको हिम्मत मिले कुछ करने के लिए। सो मैंने मैगजीन शुरू करी, और फिर नाम भी बहुत सोच के रखा कि कुछ ऐसा नाम हो जिसको पढ़ते से लोगों को लगे कि हाँ कुछ है, और देखे कि कुछ है। तो मैंने उसका नाम रखा सक्सेस का सफ़रनामा, कि आपकी ज़िंदगी में आप कैसे कामयाब बने हो, आपने क्या खोया, क्या पाया, कैसे करते करते आप आज यहाँ पहुँचे हो। सो मेरा 5 एडिशन उसके आज तक अभी तक रिलीज़ हो चुके हैं, सक्सेस के सफ़रनामा के। ओके। और जो मैं हर अपने इवेंट्स में उसको लॉन्च करती हूँ, जिसमें मैं मेल हो, फीमेल हो, ट्रांसजेंडर्स हो, सबकी जर्नी को शेयर करती हूँ। क्योंकि मेरा ऑर्गेनाइजेशन हर कम्युनिटी के लिए काम करता है, तो मैं सबकी स्टोरीज को उसमें डालती हूँ, उन्हीं के शब्दों से मंगाती हूँ, और एज इट इज़ वही डालती हूँ मैं, जो उनने सहा है और जो उनने किया है, वो उसमें उनकी पूरी जर्नी रहेगी। जो पढ़े, जाने और अपनी ज़िंदगी में एक कुछ करने की इच्छा को हमेशा जागृत रखें और हमेशा आगे बढ़े। तो इसमें स्टोरीज है जो लाइक इंस्पिरेशनल, Yes. खुद की स्टोरीज। यस, राइट। ओके। और उसमें ट्रांसजेंडर्स भी है, क्योंकि ट्रांसजेंडर की भी अपनी एक कहानी होती है। कितना फेस करते हो। हाँ, सो इसमें आपको ट्रांसजेंडर्स भी मिलेंगे, आपको इसमें इंडस्ट्री के, नॉन इंडस्ट्री के, हर कोई की कहानी मिलेगी, ओके। जिसको मैं चाहूँगी कि हर किसी को पढ़ना चाहिए। और अगर कोई चाहता है कि उस मैगज़ीन में उनकी कहानी भी आना चाहिए, तो मैं डेफ़िनेटली उनकी कहानी को भी उसमें लूँगी। दैट इज एक्सीलेंट फॉर आवर व्यूअर्स, है ना? Yes. कि if you want your stories to be published in her Right. magazine, she has a very good magazine. It's called Success का Right. सफरनामा, which is an excellent name also. हाँ, थैंक यू। पढ़ के ही लगना, नाम ही सुन के लगना चाहिए ना कि हाँ कुछ है, सफ़र मतलब ज़िंदगी का सफ़र। Yeah, so all of you viewers, if you have an inspirational story to share, please contact Amrita Mishra. या आपके चैनल के माध्यम से भी वो लोग हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। या आप रैप लोगों को- पल्स के थ्रू, या हाँ। फिर आप डेफिनेटली। तो ये तो बहुत बढ़िया हो गया मैम। माय फाइनल क्वेश्चन टू यू इज व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? आप कुछ शेयर करना चाहेंगे व्यूअर्स के साथ कि आप आगे क्या करना चाह रही है? देखिए, मैं अब तक तो वैसे आज तक काफ़ी सारे अवार्ड फंक्शन और फैशन शोज़ किए हैं। अवार्ड फंक्शन में मोस्टली मैं वुमेंस के लिए करती हूँ, शाबाश नारी करके, जो वुमेंस डे आता है जब। ओके। और उसके अलावा मैं आइकॉनिक अवार्ड्स करती हूँ, जो मेल फीमेल्स सबके लिए रहता है। उसके अलावा मैं फैशन शो और पेजेंट्स भी करती हूँ। बट हाल फिलहाल में एक कम्युनिटी क्रिएट होने जा रही है स्पेशली फैशन इंडस्ट्री के लिए, जिसका नाम है आई मोड़ा। उसकी मैं मुंबई की हेड हूँ, और उसमें उसको लेके हमारे काफ़ी सारे प्लानिंग्स चल रहे हैं। बेसिकली उसमें फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए कोई भी हों, चाहे ऑर्गेनाइजर्स हो, फोटोग्राफर्स हो, कोरियोग्राफर्स हो, कास्टिंग वाले हो, प्रोडक्शंस वाले हो, मीडिया हो, मेकअप आर्टिस्ट हो, मॉडल्स हो, वो हर कोई उसमें जाके ज्वाइन करे। उनका प्ले स्टोर पे ऐप आ चुका है ऑलरेडी। बिकॉज कैसा है ना, हर किसी इंडस्ट्री का एक यूनियन होता है, राइट? कि अगर आपके पास कुछ प्रॉब्लम्स आई तो आप वो यूनियन में जाके शिकायत कर सकते हैं। जैसे फिल्म इंडस्ट्री का यूनियन है, लेबर्स लोगों का यूनियन है, ऑटो रिक्शा वालों का यूनियंस है ना, कॉर्पोरेट वालों के यूनियंस होते हैं, कपड़ा ब्रांड के यूनियंस होते हैं, बट फैशन इंडस्ट्री का पर्टिकुलरली कोई यूनियन नहीं है। सो उसी को लेकर के मेरे जो दोस्त है मिस्टर चार्ल्स विलियम, जो कि कोची से हैं, उनने इसको इनिशिएटली लेकर के 1 साल पहले स्टार्ट किया था कि एक इकट्ठा एक प्लेटफॉर्म फैशन इंडस्ट्री का बना ले, जहाँ पे सारे लोग एक साथ जुड़े, जिसमें किसी के साथ कुछ फ्रॉड होता है या कुछ प्रॉब्लम्स होती है तो हम उसको लीगली थ्रू भी सॉर्ट आउट कर सके या दूसरे तरीके से उसको सॉर्ट आउट कर सके।
सो ये सारी प्लानिंग्स अभी हमारी चल रही है और साल में एक बार उसका इवेंट करने का चल रहा है कि सारे लोगों को एक जगह बुला के गेट टुगेदर भी हो जाएगा, लोगों को अपना टैलेंट जो है दिखाने का मौका मिल जाए और जो भी प्रॉब्लम्स है वो एक साथ शेयर करने को मिल जाए। तो एज ए आई मोड़ा का पूरा एक कॉन्सेप्ट अभी हमारा चालू हो चुका है ऑलरेडी और इसी में आगे बहुत सारा है कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में हमको इसको कवर करना है। ओके। उसके अलावा अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन की मैं बात करूँ तो मेरा एक इंटरनेशनल लेवल पे डांस कंपटीशन का चल रहा है जिसमें मैं मोस्टली फोक डांस को सोच रही हूँ कि मैं प्रमोट करूँगी, क्योंकि हमारे इंडिया में इतने सारे सारे फोक डांसेस है। आजकल बॉलीवुड को, हिप हॉप को, वेस्टर्न डांस फॉर्म को तो हर कोई प्रमोट करता है, पर मोस्टली फोक डांस पब्लिक को आज तक पता नहीं है। सो मेरा है कि मैं फोक डांस को प्रमोट करना शुरू करूँ, क्योंकि ट्रेडिशनल आउटफिट को तो मैं करती हूँ, बट मैं चाहती हूँ हमारे जो फोक डांसेस है उसको लेकर समथिंग कुछ अच्छा ग्रैंड करूँ। सो ये सारी चीज़ें अभी मेरी प्लान आउट हैं वैसा। That is excellent. iModa is a community for all the fashion फैशन industry. इंडस्ट्री, यस। Okay. उसमें ऐप में जाकर के अपना प्रोफाइल सबको फिल अप करना है, जिसमें आप क्या फील्ड से हो, आप क्या करते हो, सारा डालना है। साथ में अगर आपको आईडी लेनी है तो वहीं ऐप में जाके आपको एक आईडी जनरेट करनी होगी, बिकॉज जो आईडी मेंबर्स होंगे उनके लिए जल्दी से जल्दी एक्शंस लिया जाएगा, उनके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी क्रिएट किए जाएगी, क्योंकि आईडी हर किसी के लिए ज़रूरत होती है। तो एक आईडी आप बना लीजिए, वहाँ जाकर के ऐप में आपकी आईडी बन जाएगी। वहीं जो भी करना है वो ऐप में जाके आपको डायरेक्टली सारी चीजें करनी है बस वैसा। आप लॉग इन करो और ऐप में आप रजिस्टर करो अपने Yes. आप को एंड यू बिकम अ कम्युनिटी मेंबर। राइट। इवन अगर आप डिजाइनर्स है लाइक दैट, तो वहाँ पे प्रोडक्ट सेलिंग के ऑप्शंस भी है, आप अपने प्रोडक्ट सेल कर सकते हो। ओह एक्सेलेंट। या कास्टिंग वाले हैं, कास्टिंग वाले वहाँ पे अपने अपडेट डाल दे, तो जिसको भी एक्टिंग फील्ड में जाना है उनको वहाँ कास्टिंग के सारे अपडेट्स मिल जाएंगे। अच्छा। सो नॉट मतलब वहाँ पे अपना बिजनेस भी रन आउट कर सकते हो वैसा। प्रॉब्लम्स भी शेयर कर सकते हो और प्रॉब्लम भी अपने शेयर आप को कर प्रमोट सकते कर हो। यस सकते हो। यस। बस ये है कि आईडी आप जरूर लीजिए, क्योंकि हर यूनियन का आईडी कार्ड कंपलसरी होता है। आप जूनियर आर्टिस्ट का भी अगर हम बात करें तो वो लोग आईडी निकालते हैं, यूनियन कार्ड बनाते हैं। तो वैसा भी इसका भी यूनियन कार्ड रहेगा, जो वहीं ऐप में जाके आपको निकालना, मतलब आपको किसी थर्ड पर्सन को पैसा नहीं देना है। आपको जो भी करना है डायरेक्टली ऐप में जाके करना है। अगर मतलब कोई पैसा मांग भी रहा है ना तो आप नहीं दीजिए, आप डायरेक्टली ऐप में जाके बात कर लीजिए, या इंस्टाग्राम पे पेज है वहाँ पे जाके डायरेक्टली आप फाउंडर से बात कर लीजिए, या मैसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं वैसा। Okay, that is excellent for our viewers. Please do log into iModa app and register yourself if you're related in the fashion industry. यस राइट। Thank you. मैम एनी फाइनल वर्ड्स ऑफ इंस्पिरेशन या फिर आप कुछ फाइनल टेकअवेज देना चाहेंगी अपने ऑडियंस को? तो मैं बस इतना बोलना चाहूंगी कि जिंदगी में कभी भी कितने भी उतार चढ़ाव आए, लोग कितना भी आपको गंदा बोले, नेगेटिव बोले, लाइफ से कभी गिव अप नहीं करना है। क्योंकि आजकल मैं देख रही हूँ कि लोग स्ट्रेस के कारण या तो हार्ट अटैक आ रहा है या सुसाइड कर लेते हैं। तो प्लीज़ ज़िंदगी को ख़त्म मत करो अपनी। ज़िंदगी एक बार दी है भगवान जी ने, तो जो रास्ता आपके लिए सही ना लगे उस रास्ते से मूव ऑन करके आगे बढ़ जाओ, या वो रास्ता छोड़ के दूसरे रास्ते पे जाओ, और सोचो कि आपके लिए क्या अच्छा है, और उन लोगों को सोचो जो आपसे प्यार करते हैं, उनको मत देखो जो आपके लिए बुरा चाहते हैं। 100 लोग बुरे होंगे पर 10 तो अच्छे होंगे जो आपको प्यार करेंगे। तो ज़िंदगी को हंसते हंसते और कुछ अच्छा करके बिताओ, इंसानियत ख़त्म मत करो। डोंट गिव अप इन शॉर्ट, यस बी पेशेंट एंड यस। थिंग्स। सब्र बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में, सब्र आपको आगे लेके जाएगा। गिव अप कर दिया तो ज़िंदगी ख़त्म, से ही बोलना चाहूँगी। आई एम श्योर सब्र तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली आपके फील्ड में जब इवेंट मैनेजमेंट जैसे Right. इतने सारी चीज़ों को आप वो करते यस, क्योंकि महिलाओं को ज़्यादा झेलना पड़ता है, महिलाओं के चरित्र तक बात जाती है। पुरुष को उतना शायद नहीं कैरेक्टर पे जाता है या फर्क पड़ेगा, बट हमारा हिंदुस्तान है ये, यहाँ पे महिलाओं के चरित्र को पहले आंका जाता है। लोगों के हिसाब से जो महिला घर से बाहर काम करने निकली है वो चरित्रहीन है, तो हर महिला चरित्रहीन नहीं होती। इसलिए ज़िंदगी को पहले सोचो समझो, आगे बढ़ो, काम करो। लोग क्या बोलते हैं एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो, बस आगे बढ़ो। स्पेशली महिलाओं के लिए। स्पेशली फॉर द लेडीज आउट देयर। यस, क्योंकि महिलाएं महिलाओं की दुश्मन हैं, जेलसी फैक्टर है और कैरेक्टर पे बहुत जल्दी जाती हैं। इसीलिए तो वहीं जब किसी औरत के चरित्र की बात आ गई ना, वो सबसे पहले डाउन हो जाएगी और सबसे पहले गिव अप करेगी। तो दुनिया कुछ भी बोले, आपको पता है आप क्या हो, ऊपर वाले को पता है आप क्या हो, बस आगे बढ़ो, अपने लक्ष्य को देखते जाओ और आगे बढ़ते जाओ।
अमृता जी, बहुत ही बढ़िया रहा हमारा पॉडकास्ट। आई एम श्योर हमारे व्यूअर्स को इतना इंस्पिरेशन मिला और इतनी अच्छी आपकी स्टोरीज आज शेयर हुई है। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन आवर पॉडकास्ट एंड आपके टाइम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स टू यू रेपल्स एंड पूरी एंटायर टीम, बिकॉज आपने मुझे इनवाइट किया और इतना अच्छा मौका दिया कि मैं अपने बारे में यहाँ बता सकूँ, तो उसके लिए आप सबको थैंक यू सो मच।